सर, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया के दौरान मरीज को कैसे कैसे आना पड़ता है और आपका सफलता का दर अपेक्षाकृत अधिक क्यों है? ओके। सबसे पहला प्रश्न तो ये कि जो पेशेंट है वो आईवीएफ यदि कराने आता है तो पहले कैसे आए, फिर कैसे आईवीएफ होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आइडियल फर्टिलिटी में मेरे यहाँ पर, चूँकि मैं एज ए गायनिकोलॉजिस्ट और मेरी वाइफ डॉक्टर रिंकू बैनर्जी एज एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट हम इन हाउस हैं, तो हम रोज़ आईवीएफ करते हैं। तो हमारे लिए हर पेशेंट इम्पॉर्टेंट है और हर के लिए एक अलग प्रोटोकॉल फिक्स होता है। हम कभी भीड़ में या इकट्ठे लेके नहीं करते, ताकि ये ना हो कि किसी पेशेंट को जो चीज़ ज़रूरत ना हो वो मिले। नंबर 1। नंबर 2, जो पेशेंट हमारे पास आएगा वो पहला जो विजिट देता है, उस विजिट में एक उसका टीबीएस, उसका एक अल्ट्रासाउंड, उसका बेसिक ब्लड टेस्ट होता है। ये कभी भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको 21st डे ही आना पड़ेगा या किसी विशेष दिन आना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उस अल्ट्रासाउंड में ये समझ में आ जाता है कि उसका यूट्रस कैसा है, उसका अंडाशय कैसा है, उसके हस्बैंड के स्पर्म कैसे हैं। हमको ये 3 चीज़ों से बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यदि बच्चा चाहिए तो बीज और जमीन, एग, स्पर्म और यूट्रस, ये चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। मेरा टेस्टिंग करने का प्रधान जो लक्ष्य रहता है वो ये रहता है। दूसरी बात, हर पेशेंट के अंडों की क्वालिटी और उसकी गुणवत्ता के हिसाब से उसको दवाई फिक्स होती है। आप हर पेशेंट को एक जैसी दवाई नहीं लगा सकते। नंबर 3, किस पेशेंट में हमको इक्सी करना है, किस पेशेंट में हमको टीसा करना है, किस पेशेंट में हमको कन्वेंशनल आईवीएफ करना है, किस पेशेंट में हमको फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है, ये पेशेंट को देख के डिसाइड हो जाता है उसी दिन। अब मान लीजिए कि पेशेंट मेरे पास आया आईवीएफ कराने, तो यदि वो हमारे साथ आईवीएफ के लिए आगे बढ़ता है तो मैं हो सकता है उसका प्री आईवीएफ एक हिस्टोस्कोपी करूँगा। हिस्टोस्कोपी करने का एक रीज़न है। एक तो हमको बच्चेदानी के भीतर की अवस्था पता चल जाती है। दूसरा, हिस्टोस्कोपी के दौरान जो ज़मीन है, जो एंडोमेट्रियम है, उसमें यदि थोड़ा बहुत भी स्क्रैच होता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये एक थ्योरी है, उसको मैं फॉलो करता हूँ। और मोस्टली मैं उसको डे 2 या सेकेंड डे ऑफ द पीरियड बुलाता हूँ। सेकेंड डे ऑफ द पीरियड में जाके एक स्कैन होता है अल्ट्रासाउंड का। यदि हमको सब चीज़ें उपयुक्त लगती हैं तब तो मैं उसको इंजेक्शन देता हूँ 10 दिन के लिए। ज़रूरी नहीं कि वो इंजेक्शन मेरे यहीं पर लगाए, वो घर में ले जाके लगाए, 7वें दिन एक बार आके अल्ट्रासाउंड कराए और सीधा अंडा निकालने के दिन आ जाए 11वें या 12वें दिन, और उसके बाद 5वें दिन बाद ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र के लिए आ जाए। मतलब आप देखोगे आईवीएफ के दौरान 3 या 4 विजिट लगती हैं। किसी तरह का कोई बेड रेस्ट नहीं है, किसी तरह का कोई ऑपरेशन नहीं है, किसी तरह का कोई अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हम अंडा निकालते हैं और उस दिन जो फर्टिलाइजेशन कराते हैं, इक्सी से या कन्वेंशनल आईवीएफ से, साधारण आईवीएफ से, नॉर्मली अधिकतर लोग दूसरे या तीसरे दिन का भ्रूण बिठाते हैं। दूसरे तीसरे दिन के भ्रूण में आप ये नहीं बता सकते कौन सा भ्रूण से बच्चा ज़्यादा होने के चांस है, क्योंकि सब एक जैसे दिखते हैं। हम क्या करते हैं, दूसरे या तीसरे दिन को क्रॉस करके डे 5 तक, 5वें दिन तक ले जाते हैं, 6वें दिन तक ले जाते हैं, इवन हम स्पॉन्टेनियस हैचिंग तक ले जाते हैं। जब आप एक सिलेक्टेड भ्रूण, एक छने हुए भ्रूण को एक दौड़ में जीते हुए भ्रूण को बिठाओगे तो डेफिनेटली उस भ्रूण के बैठने की संभावना दूसरे या तीसरे दिन के भ्रूण की संभावना से डेफिनेटली ज़्यादा होगी। इसलिए हमारे प्रेगनेंसी रेट अपेक्षाकृत ज़्यादा है। दुनिया में जहाँ पर भी ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र होता है उसमें प्रेगनेंसी रेट 60-65% के आसपास चलता रहता है। कई केसेस में जब पेशेंट के अंडे खराब हों तो हो सकता है कि हम डे 5 में ब्लास्टोसिस्ट पाए ही ना। तो इतना क्लैरिटी होनी चाहिए डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच में। यदि भ्रूण अच्छा नहीं बना तो मैं ये भी कहता हूँ कि आपका डे 5 भ्रूण अच्छा नहीं बना, इसलिए हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैंसिल कर रहे हैं। तो हर पेशेंट के साथ में एक डिफरेंट प्रोटोकॉल, डिफरेंट बातचीत और एक क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। यही सब चीज़ें एक अच्छे सेंटर और उसकी सफलता को निर्धारित करती हैं।